स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चलिएगा बढ़ते हैं। आज चैप्टर लेकर के आए हैं हम 11, जिसका नाम है सुनेली का कुआं। तो देखिएगा ये बहुत अच्छा चैप्टर आपका होगा। ये एक लोक कथा है और लोक कथा बड़ी रोचक होती हैं, पढ़ने के लिए और सुनने के लिए बड़ा मज़ा आता है। आनंद लेने के साथ साथ आप इसे पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है, चलेगा। पहले हम अभ्यास ज्ञान कर लेते हैं, उसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की कमी को दर्शाया गया है। इस समस्या से संघर्ष करती हुई सुनेली नामक स्त्री ने अपनी सूझबूझ, कठोर परिश्रम और संकल्प से ऐसी ही एक खोज कर डाली। उसने अपने निश्चय को ऐसे कसकर पकड़ा कि दूसरे लोग भी उसे सहयोग देने के लिए विवश हो गए। अंत में सफलता का सेहरा दृढ़ संकल्प पर डटी हुई सुनेली के सिर पर बांधा गया। यानी कि एक सुनेली नाम की लड़की है, राजस्थान की रहने वाली है। राजस्थान आपका रेगिस्तान क्षेत्र है और बहुत गहराई में जाकर के वहाँ पर पानी मिलता है। पानी की समस्या वहाँ पर रहती है। अब सुनेली वहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों के साथ साथ खुद भी जूझ रही है। तो वहाँ पर सुनेली बहुत बड़ा कार्य करती है और बाद में उससे ही उसका सेहरा दिया जाता है, यानी कि क्रेडिट भी उसे ही दिया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये लीजिएगा, मैं पेन बदल लेता हूँ ताकि कलर भी बदल जाए, है ना भैया, कलर आ जा, ये लो। ठीक है। एक गांव था नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन नहीं होगी या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। इस गांव में सुनेली ने परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है, इस कथन से सिद्ध कर दिया। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा ही दूसरी तरफ चला गया। नरसी की ढाणी लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ गांव था। यहाँ केवल 5 ही परिवार रह रहे थे। ये सब एक ही परदादा या लक्कड़दादा की बेल के फल थे। विभाजन से पूर्व इस वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींचकर ले गया और वह वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उस ढाणी की गड़ी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़ना जाना नहीं चाहते थे। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। पानी ही इस गांव की एकमात्र विकट समस्या थी। जो लोग कलकत्ता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वे पानी की कीमत नहीं जानते। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात जो है, राजस्थान में आप जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर वहाँ पर मिलती है तो वहाँ पानी मिलता है और पानी ही सबसे बड़ी वहाँ पर समस्या है। ठीक है, अगर आप कलकत्ता जाते हैं और चाहे आप महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं या किसी और राज्य के किसी सिटी में जाते हैं तो पानी की कीमत को वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वो तो ऐसे ही वेस्ट करते हैं पानी को। लेकिन राजस्थान के लोग इस पानी को समझते हैं। उसका कारण भी क्या है? गहराई में पानी का होना। बहुत गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं, कई 100 मीटर कुएं खोदे जाते हैं। उसके बाद जब बरसात होती है उस पानी को इकट्ठा कर करके बोरे वैले में रख दिया जाता है और वहाँ से उसे पीते हैं, पूरे साल अपना खर्चा चलाते हैं। तो राजस्थान में पानी की समस्या बहुत ज़्यादा विकट है। इस बात को वही समझ पाते हैं जो समस्याओं से जूझते हैं। ठीक है, पानी का मूल्य तो वही लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवार का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं, जो हम सबका जीवन है। बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई सुनेली पिछले 50 वर्षों से इस गांव को एक अपशब्द कहती चली आ रही थी। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। सुनेली जब इस गांव में बींदड़ी बहू बनकर, क्योंकि राजस्थान में बींदड़ी बहू को कहा जाए कि ये हमारी बींदड़ी है, यानी कि ये हमारी बहू है। ठीक है, तो यहाँ क्या कहा? नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी। ठीक है, ये एक वहाँ पर कही जा रही है। सुनेली जब इस गांव में बींदड़ी बहू बनकर आई थी तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था। शायद इसी कारण उसका नाम सुनेली पड़ गया था। यानी कि वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उसी का नाम, इसलिए सोनी सुतरी दिखती थी, उसका नाम सुनेली पड़ गया। ठीक है, लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के
बजाय तांबा बन गया था। बेचारी तब से इस गांव में आई, कभी सुख नसीब न हुआ। उसे 4-4, 5-5 कोस दूर से पानी लाना पड़ता था, चाहे गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी शारीरिक अस्वस्थता में भी उसे यह कार्य करना ही पड़ता था। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यही निकलता, नर्सी की ठाणी मर जाए थाई नानी। तो ये किसके वाक्य थे? ये किसके वाक्य थे? ये सुनैली के वाक्य थे, क्योंकि सुनैली ने बार बार जब वेदनाओं को सहा तो उसने बस यही उसके मुंह से निकलता था वाक्य, नर्सी की ढाणी मर जाए थारी नानी। इस गांव में पानी इस विकट समस्या के कारण ही लड़कों का ब्याह करना मुश्किल हो जाता था। मान लीजिए किसी लड़के का ब्याह होना है, शादी होनी है, तो वहां जब कोई रिश्ते के लिए आता था, शादी करने के लिए आते थे, तो इस बात को देख करके उनके रिश्ते ही नहीं होते थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की की शादी इस गांव में करना पसंद नहीं करता था। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं आती थी। ससुराल जाने के बाद यहाँ की लड़कियां कभी भी यहाँ वापस आने का नाम नहीं लेती थी। एक बार ससुराल से पीहर चली जाएं तो वापस आने का नाम नहीं लेती, कहती थी कि वहाँ नहीं जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पानी ढोना पड़ता है। पानी की समस्या केवल औरतों के लिए ही ज़्यादा थी, क्योंकि आदमियों का क्या, वे तो अपने ढेरों के साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। जब से रानी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, तब से सुनैली का मन भी इस गांव से उचट सा गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन वह भी मजबूर थी उसके परिवार के लिए। ठीक है, ये वो यहाँ रहना नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि जैसे वो वहाँ पर चले गए हैं बंजारे के कुएं पर, वैसे मैं भी चली जाऊँगी कहीं पर। ठीक है, तो वहाँ पर रहना नहीं चाहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। उनके लिए तो यही कहावत सिद्ध थी, नाक की ओठ में परमात्मा छिपा होता है। एक दिन की बात है, सुनैली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर आ रही थी कि उसे खंजेड़ राजस्थान का एक कंटीला वृक्ष की जड़ में गीली मिट्टी दिखाई दी। उदेरू चूहे ने बिल बनाया होगा, ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन तभी उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूल नहीं समाई। गांव में पानी कल्पना से वह मन ही मन बहुत खुश हुई और दौड़ती हुई घर पहुंची। पनहड़ी पर घड़ा रखते ही समय वह ढाणी को अपशब्द जरूर कह देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से अपशब्द नहीं निकले, बल्कि उसे पिछली गलतियों का पश्चाताप हुआ। उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग गांव में कुआं खोदेंगे। सुनैली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। बोला, क्या बकता है रे? बकता नहीं बापूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, इस गांव में कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ बापू, इसे पागलपन नहीं तो और क्या कहेंगे? लड़का बोला। अब ये लड़का इतनी बात क्यों बोल रहा है? माँ तो आती है और कहते कि चलेगा फावड़ा लेकर के कुआं खोदेंगे। बच्चे हंस करके भागते हैं और भाग करके बापू के पास पहुंच जाते और कहते, लो देख लो माँ क्या कह रही है। माँ ये कह रही है कि चलो चलो कुआं खोदेंगे। अब वो कह क्यों रहा है इस बात को? क्योंकि राजस्थान में पानी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। चाहे ऐसे देख लो, चाहे जमीन के अंदर देख लो, आप किसी तरह से भी देख लीजिएगा, पानी आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। फिर वह कहा, चलो मैं भी आकर बात करता हूँ। जाकर देखा तो सुनैली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, खजेड़ की जड़ में गीली मिट्टी है। वहाँ उंदेरू माने होता है चुआ, उंदेरू ने बिल बनाया है, वहाँ गीली मिट्टी निकली है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। हो सकता है वहाँ जमीन में पानी हो। यदि वहाँ पर कुआं खोदा जाए तो पानी जरूर निकलेगा। सुनैली का ऐसा कथन सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या? उंदेरू तो हमेशा बिल बनाते ही है, यह कोई नया कार्य तो है नहीं। घर बैठ, इस गांव में पानी कहाँ? लेकिन सुनैली ने तो मन ही मन दृढ़ संकल्प कर रखा था। उसने ठाकुर की बात न सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खजेड़ की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद जब सुनैली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने सुनैली का पता लगाने के लिए बेटे को भेजा। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खजेड़ के नीचे ताजा मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनैली तन मन से कुआं खोदने में
तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई दे रहा था। वहां पहुंच उसने माँ के हाथों से फावड़ा ले लिया और स्वयं खड्डा खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों की उत्साह दिखाई पड़ रही थी। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पानी जरूर होगा और हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब देखेगा। वहां से सुनेली चली गई है। अब जब सुनेली वहां से चली गई है तो वो क्या कर रही है, वहां से जाने के बाद में वो सारा कार्य खुद करने लगती है। जब वो काफी देर तक लौट के नहीं आती है तो बूढ़ा कहता है कि बेटा भाग के जा, देख क्या कि वो कहाँ रह गई है। जब बच्चा जाता है दूर से देखता है तो वह काम करता हुआ दिखाई देती है और भाग करके उसको भी विश्वास होता है कि हाँ जरूर यहाँ पानी निकलेगा, और वो भी अपनी माँ के साथ में लग जाता है। इसके बाद ही अगर गांव के सब लोग लग जाएं तो यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं तो खोदूंगा ही, चाहे महीने लग जाएं। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मारूंगी। तुम खुदाई करो, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दोगुना आगे बढ़ा दिया है। यह देखकर बहुत खुश हुई। बेटा खेजड़े की तने की छाया में रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर खुदाई के कार्य में जुट गई। दोनों के अंदर भूत सवार हो चुका है, किस चीज का, पानी निकालने का। ठीक है, सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया। बोला, दादा सा माँ ठीक ही कहती है, खेजी की जड़ में पानी है तभी तो हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दंदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, यह सोचकर दोनों घोड़ों में उतर गए और कुआं खोदने शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली नहीं समाई। बोली, शाबाश मेरे बछेरो, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोदा जा सकता है। अगर 6 हाथ हो, यानी कि माँ का हाथ 2 बेटों का हाथ हो तो 6 हाथ हो गए। अब 6 हाथ कार्य करते हैं तो कुआं भी खोदा जा सकता है। अरे 6 ही हाथ नहीं है, 8 कहो, मैं भी कोई खुदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हो और जिसका आदमी भी हो, ऐसा पुरुष दिखाए उसे किस बात की चिंता है। फिर खुशी से झूमती हुई बोली, धन भाग मेरे बहुए भी पनिहारी का गीत गाएंगी। महारे ससुर जी ने खुदाया कुआ बावड़ी जी। सोने उसने झट से पानी से भरा घड़ा उठाया और घर की तरफ चल दी। आज ही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर की शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर से आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांद रात में कुआं खोदने का काम शुरू करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वह पूरी तन्मयता से इस कार्य में जुट गई। 1-2 बार आंधी आई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उसका कार्य आगे बढ़ता देख गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती है और बच्चे उठाकर उसे दूर फेंक देते हैं। ठीक है, इसके बाद भी कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े के सुंदर सिंदूर लगा गया तो सुनेली वहां शाम को दिया जलाती है। इसी के साथ में ना जाने यह आज्ञा शक्ति की कृपा कहाँ का फल है था। लोगों के परिश्रम का यह सुनेली के संकल्प का एक दिन कुएं से पानी की बूंद निकल आई। लोगों को प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में
बतासे बांटे गए। सुनेली बाजार के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह सब समाचार मिला तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। इसके बाद में अब यहाँ कुएं से पानी निकल आया है। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ाया। सुनैली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जे तो सुनैली की बोलनी चाहिए। इतना कहना था कि सुनैली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। अब देखिएगा सुनैली के इतने काम करने से इतना काम जो हुआ वे सभी बड़ा अच्छा रहा। ठीक है, इसी के साथ में होता क्या है, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सुनैली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं ठाकुर जी, एक मेरी क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बींदनी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो उंदेर कब बिल नहीं खोते और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 वर्ष तो मैंने भी इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अक्ल काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनैली का कुआं कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी आपकी एक लघु कथा राजस्थान से ली गई। और राजस्थान में आप जानते ही हैं वहाँ पर रेत का मैदान है और रेगिस्तान है। पूरे राजस्थान का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 60% पे रेतीली मिट्टी है, या यूं कहिएगा रेगिस्तान है। तो वहाँ दूर दूर तक देखने के लिए पानी नहीं मिलता और जमीन के अंदर से गहराई तक पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ सुनैली का कुआं फेमस इसलिए हुआ क्योंकि सुनैली ने वहाँ पर बहुत मेहनत की और कुआं खोद डाला और उससे पानी निकल आया। इसी के साथ ये कहानी आपकी खत्म होती है, जिसमें आपके कुछ कठिन शब्द भी हैं। शब्द अर्थों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। बसाया यानी कि कहते हैं वहाँ पर गांव बसाया गया है, यानी गांव जो है बनाया गया है। शेष बचा हुआ है। विकट गंभीर है। सौंदर्य सुंदरता। शारीरिक अस्वस्थता, शरीर की बीमारियां होती हैं। मुश्किल कठिन है। खेजड़ा कटीला वृक्ष है। अवाक रह गया, अचंभित हुआ। पनहड़ी घड़ा रखने का स्थान है। फावड़ा एक औजार जमीन खोदने का होता है। विभाजन भाग है। पुरखों की ढाणी प्रेतक मोहल्ला है। बींदनी बहू को कहते हैं। स्वर्ण सोना कुंदन को कहते हैं। उंदेर चूहे को कहा गया है। फूली नहीं समाई खुशी का ठिकाना। ख्याल विचार उत्साह जिज्ञासा आत्मविश्वास स्वयं पर विश्वास और इत्मीनान यकीन में बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की आपकी लोक कथा। इसको आपने अच्छे से पढ़ा समझा और इसे याद भी कीजिएगा और अपने अंतर्मन में उतार लीजिएगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड लक, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।